Assalamualaikum students. Hope all of you are fine. Cell, tissue, organ and organ system level for BS ऑनर zoology semester 1 के अंदर उनको एक कोर्स प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1 स्टडी करवाया जाता है और फॉर BS ऑनर BSc zoology उनकी एक बुक zoology A के अंदर ही जो है वो चैप्टर इंक्लूड है। माय नेम इज़ अब्दुल हनान, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन zoology और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 2 का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और ये इंशाल्लाह हमारा आखिरी लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 2 का। पहले हम गो थ्रू देखते हैं कि पहले हमने चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी की हैं जी। सेल के बारे में डिस्कस किया कि सेल क्या होता है जी, उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स, दैन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में फ़र्क देखा है, मल्टी सेलुलर एनिमल की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है, वाई मोस्ट सेल स्मॉल, सेल का साइज स्मॉल क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हैं स्मॉल साइज़ के। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा था एक जनरलाइज सेल का। उसके बाद हमने सेल के कंपोनेंट्स जिनमें पहला कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में डिस्कस किया है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं उनके बारे में स्टडी किया था। देन हमने स्ट्रक्चर देखी थी, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन का सेल में क्या फंक्शन है, क्या रोल है, इसके बारे में देखा। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं उनके बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी किया था कि साइटोप्लाज्म क्या है जी, इसका क्या रोल है सेल के अंदर। उसके बाद हमने राइबोसोम को स्टडी किया कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, इनका क्या रोल है सेल के अंदर। फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो ऑर्गेनेल है उसके बारे में स्टडी किया, उसकी टाइप में देखी, उसकी हमने स्ट्रक्चर देखी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने स्टडी किया, उसके फंक्शन को स्टडी किया। फिर हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया, उनके फंक्शंस को स्टडी किया कि इनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है सेल के अंदर। उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो गोल्जी एपरेटस हैं जी उनके बारे में स्टडी किया था। गोल्जी एपरेटस की हमने स्ट्रक्चर देखी, जनरलाइज स्ट्रक्चर कैसी होती है। फिर हमने देखा गोल्जी एपरेटस के अंदर जो वेजिकल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस कैसी होती है। फिर हमने लाइसोसोम की स्टडी किया कि लाइसोसोम का क्या रोल है सेल के अंदर। दैन उसके बाद हमने फॉर्मेशन लाइसोसोम कि किसी सेल के अंदर लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ होती है, उस सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स लाइसोसोम में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने लाइसोसोम के फंक्शन को स्टडी किया और ये भी दिखा कि लाइसोसोम की डेफिशिएंसी से लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन होती है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, ये एंजाइम होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल ये इसको स्टडी किया था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखी। दैन हमने फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है सेल के अंदर कि एनर्जी प्रोवाइड करना है, ATPs बनाना, तो ये फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके बारे में हमने गो थ्रू किया था। फिर हमने साइटोस्केलेटन को देखा, उसकी स्ट्रक्चर को देखा कि और रोल को देखा कि साइटोस्केलेटन का रोल क्या है सेल के अंदर। उसके बाद हमने जो साइटोस्केलेटन की टाइप्स थी 3 मेजर टाइप्स जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, उनका रोल और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। फिर हमने माइक्रोट्यूब्यूल जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंट्रोल्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था कि इनका फंक्शन क्या है सेल के अंदर, डिवीज़न में इनका रोल होता है तो डिवीज़न में इनका रोल कैसे होता है। उसके बाद जी हमने वैक्यूल के बारे में डिस्कस किया है, वैक्यूल्स क्या होते हैं सेल के अंदर और वेजिकल्स क्या होती हैं। फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा जो कि एक मेन कंपोनेंट है जी यूकैरियोटिक सेल का, उसके बारे में हम देखा। जहाँ हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस के और क्रोमोसोम क्या होते हैं, DNA क्या होता है, इन चीज़ों को हमने देखा। न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर है उनके बारे में हमने स्टडी किया, न्यूक्लियोलस क्या होता है। देन हमने न्यूक्लियस की एक जनरल डायग्राम देखी। फिर हमने टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, सिमिलर सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। हमने टिश्यूज़ की टाइप्स देखी हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्व टिश्यू। फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी किया था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनका रोल क्या है। फंक्शन देखा था एपिथेलियल टिश्यूज़ का कि सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इनका फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यूज़ का।
देन हमने टाइप्स को डिस्कस किया था। टाइप हमने देखा था उनकी नंबर ऑफ लेयर्स के हिसाब से भी हमने स्टडी किया और सेल की शेप के लिहाज से भी हम इनको स्टडी किया था टाइप्स को। और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ टाइप्स भी देखी, उनका स्ट्रक्चर देखा, लोकेशन देखा उनकी बॉडी की कि ये टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देन उनका फंक्शन देखा। तो आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, वो स्टार्ट होने जा रहा है कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि टिश्यूज़ की दूसरी किस्म है कनेक्टिव टिश्यू। पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था, अब हम कनेक्टिव टिश्यू की तरफ आते हैं। द टिश्यू विद लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर स्कैटर्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कि इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, लूज होती है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब सेल के दो सेल के दरमियान में जो स्पेस है, जो गैप होता है, उनमें जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेनली बाइंड एंड सपोर्ट, और टिश्यू इनका मेन काम यही होता है कि बाइंड करते हैं और सपोर्ट देते हैं दूसरे टिश्यूज़ को। आगे इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? कनेक्टिव टिश्यू की लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, फाइब्रस टिश्यू हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो ये 6 मेजर टाइप्स हैं जी कनेक्टिव टिश्यूज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू की पहली टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू। दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल फाइबर ऑफ कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन होती है जिससे मिलकर बने होते हैं, मतलब इनके फाइबर्स कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दीज फाइबर्स आर इंटरवोवन विद फाइन एंड इलास्टिक फाइबर, कि यही जो फाइबर्स हैं वो इंटरवोवन हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं दूसरे फाइबर्स के साथ। वो वाले फाइबर्स भी कोलेजन से ही मिलकर बने होते हैं। कोलेजन मेक द लूज कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिक, सो इट मेक द लूज कनेक्टिव टिश्यू एन एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यू, कि इसकी इलास्टिसिटी की वजह से ये एक एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यू होता है जी। दे बाइंड एपिथेलिया टू अंडरलाइंग टिश्यू, ये एपिथेलियम को बाइंड करते हैं। इसके अलावा दे आर आल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल टू होल्ड आर्गन, किसी आर्गन को होल्ड करने के लिए भी जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आपको छोटी सी डायग्राम लूज कनेक्टिव टिश्यू को नज़र आ रही है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पे फाइबर्स हैं, वो फाइबर जो है वो कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट है जी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। द कोलेजन फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड इन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए होते हैं। दे लाई पैरेलल टू ईच अदर, सो दे क्रिएट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इस वजह से उनके दरमियान में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आगे इनकी 2 फर्दर कैटेगरीज हैं। नंबर 1 टेंडन। द टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, कि ये टेंडन क्या होते हैं, जो मसल को बोन के साथ या मसल को दूसरे मसल के साथ अटैच करते हैं, तो वो टेंडन कहलाते हैं। ऐसे फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ जो मसल को बोन के साथ या बोन को मसल के साथ अटैच करें तो उनको हम टेंडन कहते हैं, और जो बोन को ऐसे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन के साथ अटैच करें उनको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है जी फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ पे देखिए आप कि जो इनके कोलेजन फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। तीसरे नंबर पे जो है जी कनेक्टिव टिश्यू वो एडिपोज टिश्यूज हैं जी। एडिपोज टिश्यू इज़ अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू डेट स्टोर लिपिड फैट। तो इनका काम होता है कि फैट को लिपिड को स्टोर करना। इट्स मेन रोल is to store energy in the form of fat, although it is also cushion and insulate the body, कि फैट को स्टोर भी करते हैं, इसके साथ साथ ये बॉडी को कशन और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इन मैमल्स के अंदर 2 टाइप के एडिपोज टिश्यू एग्जिस्ट होते हैं। वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं और कुछ ब्राउन एडिपोज टिश्यूज जो है प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू इज ए प्राइमरी लोकेटेड बीनीथ द स्किन, के स्किन के नीचे होते हैं, बट इज आल्सो फाउंड अराउंड द इंटरनल आर्गन। स्किन के नीचे होने के साथ साथ ये आर्गन्स के अराउंड में आर्गन्स के इर्द गिर्द भी प्रेजेंट होते हैं, और आर्गन के इर्द गिर्द प्रेजेंट इसलिए होते हैं ताकि उनको कशन प्रोवाइड कर सके, ताकि इनको कोई डैमेज ना हो। तो यहाँ पे आपको जो है छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही है जी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ए हार्ड फ्लेक्सिबल टिश्यू डेट सपोर्ट मैनी स्ट्रक्चर। कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन आउटर ईयर, ठीक है जी, मतलब कुछ ये हमारा जो आउटर ईयर है ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और कुछ पूरे का पूरा एनिमल का जो स्केल्टन है वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल कुछ फिशेस होती हैं जिसमें ये शार्क्स आती हैं, तो वो उनका जो स्केल्टन है बिलोनी वो सारा का सारा कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसके अलावा दे फॉर्म द इंटायर स्केल्टन ऑफ एनिमल लाइक शार्क एंड रेज। द कार्टिलेज इज कम्पोज ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, के जिन सेल से कार्टिलेज मिलके बने होते हैं उन सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम बोलते हैं।
दे आर नो ब्लड वेसल इन कार्टिलेज टू सप्लाई द कॉन्ड्रोसाइट्स विद न्यूट्रिएंट्स, कि कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती जो इन कॉन्ड्रोसाइट्स को न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड कर सकें। इट इज़ अ फर्म टिश्यू बट इज़ सॉफ्टर दैन मच मोर फ्लेक्सिबल दैन बोन, कि ये सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बोन और फ्लेक्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू बोन, कि बोन अगर हम कंपेयर करें बोन के साथ तो बोन से ये सॉफ्ट होगा लेकिन ये फ्लेक्सिबल होगा। बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती लेकिन ये जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ पे कार्टिलेज के आपको दिखाया गया है कि ये दो बोन है, दो बोन के दरमियान में कार्टिलेज है, तो जो दोनों को सपोर्ट किया हुआ है बोन। A bone is a rigid organ that constitute part of the vertebrate skeleton in animal, कि जो एनिमल का वर्टेब्रेट का स्केलेटन है वो बोन से मिलकर बना होता है। बोन प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, स्टोर मिनरल, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी एंड इनेबल मोबिलिटी। तो ये जो है थोड़े से फंक्शन है कि बोन के कि हमारे जिस्म के अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या रोल है बोन का। There are 3 types of cells that contribute to bone homeostasis, के बोन के होमोस्टेसिस के अंदर मतलब बोन के बनने में, मेच्योर होने में, डिकम्पोज होने में कौन कौन से सेल जो हैं इन्वॉल्व हैं। तो 3 टाइप्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट रीअब्सॉर्ब और ब्रेकडाउन ऑफ बोन, के बोन को ब्रेकडाउन में ऑस्टियोक्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो बोन मेच्योरिंग सेल्स होते हैं। तो यहाँ आप देखें एक बोन की आपको एक डायग्राम में नजर आ रही है कि बोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। नेक्स्ट है जी ब्लड। Blood is a body fluid in human and other animal that deliver necessary substance such as nutrients and oxygen to the cell, कि ब्लड एक फ्लूइड होता है जिसका मेन काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो डिलीवर करता है बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स, कि उन सेल्स में से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उनको रिमूव करता है। In vertebrate, it is composed of blood cell suspended in blood plasma. The blood cells are mainly, तो यानी अगर हम ब्लड की कंपोजिशन देखें तो 2 चीज़ें होती हैं कंपोजिशन में। नंबर 1 ब्लड प्लाज्मा होता है, नंबर 2 ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड होता है, ब्लड सेल जो है वो 3 किस्म के होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स दे आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स आर आल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको नजर आ रही है जी ब्लड की। नेक्स्ट टिश्यू है जी मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कंपोज ऑफ एक्साइटेबल सेल्स। दीज सेल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स आर अरेंज विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल, के जो मसल का सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में बहुत से माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स कंपोज ऑफ प्रोटीन एक्टिन मायोसिन, कि ये एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। अब इनकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं मसल टिश्यू की। नंबर 1 होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आर अटैच्ड टू बोन, बोन के साथ अटैच होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। वॉलंटरी मूवमेंट वो वाली मूवमेंट होती हैं जो आपके अपने इख्तियार में हो, जो आपकी अपनी विश के मुताबिक हो, वॉलंटरी मूवमेंट। द ओवरलैपिंग फिलामेंट गिव द सेल स्ट्राइएटेड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, कि जो फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग ऐसी होती है कि हमें वहाँ पे स्ट्राइएशन नज़र आती है, जो आगे डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम देखेंगे हम तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। कार्डिक मसल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल ऑफ द हार्ट, कि जो हार्ट की वॉल्स हैं वो उनके जो मसल्स हैं उनको हम कार्डिक मसल का नाम देते हैं। दे आर स्ट्राइएटेड होते हैं बट दे आर ब्रांच्ड, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं फर्दर आगे। नंबर 3 स्मूथ मसल्स। दे ले क्रॉस स्ट्राइएशन, इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लैडर, आर्टरीज एंड अदर इंटरनल ऑर्गन। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती हैं। देयर सेल्स आर स्पिंडल शेप होते हैं। स्मूथ मसल आर इनवॉलंटरी मसल होते हैं, मतलब ये हमारे इख्तियार में नहीं होते। इनवॉलंटरी मसल्स ऐसी मूवमेंट करते हैं कि जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। यहाँ पे आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को देखें आप कि इनके जो मसल आप फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, मसल फाइबर्स में आपको स्ट्राइएशंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कार्डिक मसल देखें तो इसके जो मसल फाइबर्स हैं वो आगे फर्दर जो है वो मतलब ब्रांचेस फॉर्म में है, ब्रांच बना रहे हैं आगे, और इनमें भी क्या आती हैं वो स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं।
नंबर 3 पे देखें स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो है वो मसल फाइबर्स पर मशमूल होते हैं, लेकिन इनमें स्ट्राइएशन नहीं होती, ये विदाउट स्ट्राइएशंस हैं। स्केलेटल और कार्डियक मसल में स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्मूथ मसल में स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट आखिरी टिश्यू है जी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सम ऑफ दिस कौन कौन से सेल पर मशमूल होते हैं? नंबर 1 न्यूरॉन। द इम्पल्स कनेक्टिंग सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन, के जो इम्पल्स को कनेक्ट करती हैं। इम्पल्स क्या होती है? एक रास्ता होता है जो आप जो रिसेप्टर से इफेक्टर्स के दरमियान में CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, रिसेप्टर से CNS तक जाना, CNS से दोबारा इफेक्टर्स तक आना, तो जो इम्पल्स का जो रास्ता है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है वो कवर होता है। उसके बाद न्यूरोगेलिया। द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड नरिशमेंट आर कॉल्ड न्यूरोगेलिया, कि न्यूरॉन की प्रोटेक्शन में सपोर्ट में जो नरिशमेंट में जो सेल इन्वॉल्व होते हैं वो न्यूरोगेलिया कहलाते हैं। ग्लेलियल सेल्स, दीज सेल्स फॉर्म शीट्स अराउंड द न्यूरॉन, न्यूरॉन के अराउंड में शीट बनाते हैं। दिस शीट प्रोटेक्ट नरिश एंड मेंटेन सेल ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको ये प्रोटेक्शन देते हैं, नरिश करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उनके सेल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है जी टिश्यूज़ के बाद नेक्स्ट ऑर्गन। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन एक्सेप्ट सिंपलेस्ट एनिमल, जैसे स्पॉन्जेस हैं, नाइट्रेरियंस हैं, इनके जो टिश्यूज़ है वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन नहीं बनाते हैं, लेकिन जो मेजर एनिमल्स हैं उनमें जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। Many of the organs of vertebrate are suspended by mesenteries. Mesenteries are sheet of connective tissue present in the body cavity. mesentery क्या होती हैं कि sheets होती हैं connective tissue की which is present in the body cavity, जो आपकी body की cavities के अंदर जो है present होती हैं। Mammals have an upper thoracic cavity separated from a lower abdominal cavity by a sheet of muscle called diaphragm. जो कि डायफ्राम है वो क्या करता है? आपकी अपर कैविटी को सेपरेट करता है आपकी लोअर कैविटी से। ऑर्गन सिस्टम। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव है, ऑर्गन सिस्टम है, सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और ईच सिस्टम हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर किसी का कोई ना कोई फंक्शन है। एफर्ट ऑफ ऑल सिस्टम मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल। जितने भी ऊपर सिस्टम है ये आपस में कोऑर्डिनेशन होती है इनमें, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो एनिमल का सर्वाइवल है वो ख़तरे में पड़ सकता है। फॉर इंस्टेंस न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ब्लड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा? उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट द हार्ट इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। तो यहाँ पे आपके सामने 3 जो आपके सिस्टम है वो यहाँ पे जिक्र किया गया है। तीनों के हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे है, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो थर्ड है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो तीनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए काम जो है वो कर रहे हैं। एंड ऑफ लेक्चर नंबर 6, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का आखिरी लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।